हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। एक बार फिर से स्वागत है आपका। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। आज हम करने वाले हैं सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के दिसंबर 2018 एग्जामिनेशन के एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, बिफोर सबमिशन टू द ऑडिटर फॉर रिपोर्ट द फॉर्म CRA 3 शुड बी साइन बाय। CRA 3 पे साइन किसको करना है? तो सर जब ये CRA 3 होगा तो इस पे साइन कौन करता है? मैंने आपको क्लास में एक फॉर्मेट दिखाया था इसका, ठीक है। मैंने आपको क्लास में इसका एक फॉर्मेट दिखाया था और उसमें आपको बताया था कि एक सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर इसका साइन करता है। इस पे एक सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर साइन करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, द सेक्रेटरी एंड वन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ सेल जनरेशन यूटिलिटी फॉर ऑन कंजम्पशन सेल कंप्राइज ऑफ। मतलब जब आप खुद के कंजम्पशन के लिए यूटिलिटी बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट को शामिल करते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है CAS 8 से डील करता है, जिसमें कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी की बात करते हैं। आपको याद होगा CS 8 में हमने 3 कॉम्बिनेशन पढ़े थे। पहला यूटिलिटी फॉर सेल्फ कंजम्पशन, हम हमारे लिए यूटिलिटी बनाते हैं। दूसरा पढ़ा था यूटिलिटी फॉर इंटर कंपनी ट्रांसफर, एक कंपनी से दूसरी कंपनी को ट्रांसफर करने के लिए हम यूटिलिटी बनाते हैं। और तीसरा पढ़ा था यूटिलिटी फॉर आउटसाइडर सेल, बाहर हम बेचने के लिए यूटिलिटी बनाते हैं, ठीक है। तो ऑन कंजम्पशन वाले में हमने ये बोला कि सर ना तो हमारा मार्केटिंग लगेगा ना ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, हम खुद ही बनाएंगे और खुद ही कंज्यूम कर लेंगे। तो इन दैट केस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, फैक्ट्री कॉस्ट है, वहां तक की कॉस्ट लगेगी। उसके बाद में जो है एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब नहीं लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑन कंजम्पशन के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री ओवरहेड। तो आंसर इज फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड शामिल होगा सर इस कॉस्ट में, ठीक है। मटेरियल लेबर तो लगेगा, बाकी फैक्ट्री ओवरहेड इसमें शामिल हो जाएगा। आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर C, द यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल असेट लाइक अमाउंट पेड फॉर टेक्निकल नो हाउ shall not exceed from the date of its available for use according to cost accounting standards। जो है हमारा कौन सा यहाँ पे कवर होगा? CAS 16 कवर होगा, जो कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के बारे में बात करता है। और अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड किसी भी इंटेंजिबल असेट की जो लाइफ है वो मैक्सिमम 10 साल हो सकती है, 10 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। कम हो सकती है पर ज्यादा नहीं होगी, राइट। ओके, चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर D। क्वेश्चन नंबर D कह रहे हैं सर, प्रोडक्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर ऑडिटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज इज शोन अंडर विच पैरा ऑफ एनेक्जर टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको क्लास में पढ़ाते टाइम पे भी बोला है कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के जो 4 एनेक्जर्स हैं इनको आप सीरियल वाइज पढ़ेंगे और याद करेंगे, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं पार्ट A जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन या जनरल इन्फॉर्मेशन आती है, पार्ट 2 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, पार्ट B जो है सॉरी वो मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए है, पार्ट C सर्विस वालों के लिए है, और पार्ट D जो है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी और ये प्रोडक्ट की जानकारी आती है। तो इसलिए पार्ट D यहाँ पे कवर हो जाएगा, राइट। रिकंसिलेशन, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, रेशियोज, ये सब पार्ट D में कवर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर रह जाएगा हमारा पार्ट D। नेक्स्ट कह रहे हैं कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज डील इन द। देखो 4 CS हमारे पास है, 101, 102, 103, 104। इनके नाम याद करने को मैंने आपको कहा था पहले भी। तो सर 101 प्लानिंग का है, 103 डॉक्यूमेंटेशन का है, 102 डॉक्यूमेंटेशन का है, 103 इंडिपेंडेंस एंड CAS के रिगार्डिंग की कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना है ऑडिट करते टाइम पे। और 4 जो है वो नॉलेज ऑफ एंटिटी के बारे में है, ये है।
तो इसमें सर हमें बोला है डॉक्यूमेंटेशन से कौन सा डील करता है, तो आंसर विल बी बी 102, ये डॉक्यूमेंटेशन के साथ डील करता है, राइट। चलिए देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने थ्योरी थोड़ी सी भी ढंग से पढ़ रखी है तो इजीली आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ, ए मेंबर ऑफ ICAI shall be deemed to be guilty of other misconduct if he or she is held guilty for any civil or criminal court of an offense which is punishable with imprisonment of, कितने टाइम की जेल हो कि वो अदर मिसकंडक्ट में कवर हो जाता है। देखिए दो शेड्यूल है हमारे पास, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, राइट। शेड्यूल 1 में जो अदर मिसकंडक्ट दे रखे हैं वहां पे अप टू 6 मंथ्स लिखा हुआ है कि 6 मंथ तक का, और शेड्यूल 2 है जिसमें एक्सीडिंग 6 मंथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसमें लिखा है सर 3 साल से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा, 6 महीने से ज़्यादा या 2 साल से ज़्यादा। तो सर यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ, ठीक है, फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ, जो कि शेड्यूल 2 में कवर होता है। तो सी विल बी राइट आंसर। आगे चलते हैं सर जी, कोस्टिंग टैक्सोनॉमी इज बेस्ट डिफाइंड एज डिक्शनरी। इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैंने जब आपको XBRL का चैप्टर पढ़ाया था ना, XBRL, वहाँ पे कोस्टिंग टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल हमने किया था कि ये एक तरीके से डिक्शनरी के रूप में है। इसमें सारे कोस्ट एलिमेंट पहले से डिफाइंड होते हैं, प्री सेट ऑफ लॉजिकल रूल्स के हिसाब से चलते हैं, तो इसको डिक्शनरी के रूप में हम जान सकते हैं, राइट। आगे आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर H, द कंज्यूमर सर्विस ऑडिट क्रिटिकली एग्जामिन outstanding payment of consumer, the price consumer are ready to pay for a particular product, and appraise management of business enterprises of responsibility towards consumer और demand of a product by consumer। देखिए कंज्यूमर सर्विस ऑडिट जो हम करवाते हैं, ये वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहे हैं कि कंज्यूमर सर्विस ऑडिट हम इसलिए करवाते हैं कि हमारे कस्टमर को सही वक्त पे सही मटेरियल सही क्वालिटी का सही रेट पे अवेलेबल हो जाए, इसके लिए कंज्यूमर सर्विस ऑडिट करवाई जाती है। और ये काम तभी हो पाएगा जब हम क्या करेंगे, एग्जामिन एंड अप्रेज मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, कि हम मैनेजमेंट को इस चीज़ से बार बार अवगत कराते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आपकी कस्टमर को लेके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ताकि वो उन पे ध्यान देते रहें और इम्प्रूवमेंट करते रहें। तो ये एक सेंटेंस पूरा करने वाला क्वेश्चन है। अब इसको आप पूरे को एक साथ पढ़िएगा, यहाँ से लेके और फिर यहाँ। द कंज्यूमर सर्विस ऑडिट क्रिटिकली एग्जामिन एंड अप्रेज मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइजेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। इस तरीके से एक डेफिनेशन को तोड़ के दिया गया है आपको, राइट। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। Which of the following ratio appears as a profitability ratio in Part D of annexure to the cost audit report? जब हम cost audit report के annexure में Part D बनाते हैं तो वहाँ पे ratios mention करते हैं। तो सर इनमें से कौन सा रेशियो है जो वहाँ पे कवर होता है? तो सर नेट प्रॉफिट टू सेल्स, ये तो नेट NP रेशियो हो गया, वैल्यू एडेड टू सेल्स, वैल्यू एडेड रेशियो हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू वैल्यू एडेड, यस दिस वन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू वैल्यू एडेड, मतलब PBT अपॉन वैल्यू एडेड, इस रेशियो को हम वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। सर ये आपने तो बता दिया, हमें कैसे याद? देखो आपको जो फॉर्मेट बताया हुआ है ना, वहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई है, तो आपको उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के जितने भी एनेक्जर्स हैं उनको तो आपको लाइन बाय लाइन याद कर लेना है, उनमें से काफ़ी MCQ बनते हैं, राइट। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, CAS 24 किसके साथ डील करता है? तो सर CS 24 डील करता है ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट स्टेटमेंट में रेवेन्यू का क्या ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि सेल ऑफ स्क्रैप से आया या प्रोडक्ट को बेचने से आया या किसी भी प्रकार से जो भी रेवेन्यू आती है उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है। तो कुछ नसीब होंगे आप अगर एग्जाम में आपसे सीधे CS का नाम पूछ लिया जाए, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है, राइट। चलिए भाई, तो ये हो गया हमारा पेपर
अगर इसमें कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।